हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हाउ टू प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। अगर सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 8 है, 8 तक है, तो देन डिवाइड इट बाय 2। क्वोशंट क्या होगा, जो हिंदी मीडियम से भागफल। क्वोशंट अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्वोशंट अगर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्वोशंट अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। पहले हम CH4 की बात करते हैं। CH4 में कार्बन देखिए जरा, एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, तो 4 तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन के कितने गए, 4 हाइड्रोजन है, ईच हाइड्रोजन में 1 है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 8। कैसे, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन है, ईच हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन के टोटल क्या हो गया, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, ये 4 आ गया, क्वेश्चन 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अब हम बात करते हैं वाटर में। वाटर में देखिए, हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ईच हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन विल हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 ये हो गया, और 6 ऑक्सीजन का। 6 क्यों जोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये हमारे पास 8/2 करेंगे, ये 4 आ जाएगा, 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा है, वो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अगर सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8, उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे। बहुत से ऐसी है जो कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर्स होती है, आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूं, सेकंड केस देखिएगा, इफ द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 8, तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड इट बाय 8। ए स्टेप बता रहा हूं मैं, डिवाइड इट बाय 8, उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब बी देखिएगा जरा, और इसका अपन लेंगे 8 से डिवाइड करने के बाद Q1 लेंगे, यू विल गेट क्वेश्चन Q1। अब दूसरा देखिएगा, इफ देयर इज एनी रिमाइंडर, डिवाइड इट बाय 2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और ये लेंगे Q2, इसका क्या लेंगे, Q2 लोगे। अब ध्यान से देखना है, इफ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, इनका सम 3 आ गया तो sp2 है, इनका सम 4 आ गया तो sp3 है, इनका सम अगर आपके पास 5 आ गया तो sp3d है, 6 आ गया तो sp3d3 है, इनका सम 7 आ गया तो 6 आ गया तो sp3d2, 7 आ गया तो sp3d3। अब आपको कैसे पता चला, आपने करेक्ट किया है तो उसको देख लेना, आप चेक कर सकते हो ये गलती। अब मान लीजिएगा आपके पास सम आ गया 6, तो sp3d2 ही होगी। आपको कैसे पता चला, पहले एक s ले लेना, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो मैक्सिमम कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 3। अब 4 तो नंबर हो गया, 6 के लिए क्या करेंगे, d आएगा, d में कितने आएंगे, 2। तो अब देख लीजिएगा 1s है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, s का 1, 3 प्लस 2, इनका सम किसके आ गया, 6 के इक्वल आ गया। इसी तरह से इसका सम देखो, sp3d3, अपने को अकेला s लिखना नहीं है, लेकिन इनका देखिए 3 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही। और एक चीज जनरली आप लोग ध्यान देना, जो बच्चे आईआईटीज में बैठना चाहते हैं, ये जो Q2 होता है ना, ये लगभग लोन पेयर्स होते हैं, हमेशा लोन पेयर होंगे। मैं आपको बताऊंगा 99.99% ये लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। अब अपन इसकी प्रैक्टिस पे देखेंगे कि क्या करना है ना। मैं आगे जा रहा हूँ इसमें, और अब कुछ 2 फॉर्मूलाज इसके और हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, कई बार आपके पास आयंस होते हैं, कैटायन होगा तो क्या होगा, एनायन। थर्ड देखिएगा, इन केस ऑफ कैटायन के केस में क्या करेंगे, तो अपन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, वो क्या करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लेंगे आप लोग डिवाइड करने के लिए, वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम्स के टोटल लोगे, माइनस नेगेटिव करोगे टोटल पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज करोगे। अब मैंने माइनस पॉजिटिव चार्ज क्यों किया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो खेल है ना, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। और कैटायन किससे बनता है, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, NO2 पॉजिटिव। सीधा क्वेश्चन आ सकता है ये इसमें। NO2 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब आप लोगों को बड़ा आसान है, नाइट्रोजन में वैलेंस एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8 हो गया, तो फर्स्ट शेल में हो गया 2, दूसरे में 6, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब अपन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम का निकालना है, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितना हो बेटा? 5। ऑक्सीजन के कितने बेटा? 2 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन में कितना है? 6, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनमें से ही एक इलेक्ट्रॉन गया। याद रखिएगा, ये रट्टे वाली बात नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो -1 ये करेंगे। इसको टोटल करके देखिएगा, 12 - 1, ये आ गया बेटा 16, 17 - 1। अब 16 आ गया तो इसका Q कितना आएगा? अब पहले Q1 ही लेंगे, 16/8 = 2 आ गया। अब Q2 तो है ही नहीं, Q1 ही है, Q1 और Q एक ही बात है। अब ये इसका सम आ गया 2 के इक्वल, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp, सिर्फ sp। अब वन एग्जांपल और अपन कंसीडर करेंगे। अब NO2 नेगेटिव, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है। अब बात करते हैं NO2 नेगेटिव की बात करते हैं। अब NO2 नेगेटिव में देखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ जी बेटा, एनाइन के केस में क्या करेंगे? अगर एनाइन हो तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, न्यूट्रल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लेंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज। बस ये हो गया आपके पास चौथा फार्मूला। कैटायन अगर का निकाल लिया तो एनाइन क्या होता है? एनाइन आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एनाइन जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन लेके बनता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आएगा एनाइन के? वो भी वैलेंस शेल में आएगा। तो देखिएगा बस कितना फर्क है, नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, 2 ऑक्सीजन में यहाँ भी 12 थे, यहाँ भी 12 हो गए। अब देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ गया 1, ये आ गया बेटा 18। 18 को अपन ने 8 से डिवाइड करना है, 8 2 जा 16, Q1 आ गया 2 आ गया, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे दूसरे में? अब आप ये तो आया आपके पास Q1 आ गया, 2 आ गया प्लस रिमाइंडर। अब Q2 कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर को 2 से 2 किया, ये आ गया 1, तो Q1 प्लस Q2 कितना हो गया? 2 + 1 = 3। एक बच्चे ने बोल दिया था 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे। अब मैं वो एग्जांपल्स भी कंसीडर करूंगा जिनमें Q2 आता है और उनमें लोन पेयर है। इसमें एक लोन पेयर है बेटा, ध्यान दें। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बात समझ आ गई? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब आप कहो तो इसकी मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6। अब देखिए पहले बाहर के जितने एटम है ना, सबके साथ एक बॉन्ड, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये देखिए ये हो गया। अब नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन में देखो 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 7 हो गए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यानी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ गई? देखो 1 2 3 4 5 6, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लेना पड़ा, ये इसकी स्ट्रक्चर है। और सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर आ गया। वो कहां से पता चला आपको? Q2 से पता चला। इससे पता चला, Q2 से पता चला। अभी मैं आपके पास और एग्जांपल्स भी दूंगा, वो एग्जांपल लेकर के आप कहोगे कमाल हो गया ये तो, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल मैं और दूंगा, अब कर दूं बेटा, और एग्जांपल्स आप कंसीडर करें। हाँ जी, कौन सा? अभी बेटा मैं नए और बनाऊंगा, एक को रिपीट नहीं करूंगा और फॉर्मूला करूंगा, ठीक है। अब देखिए बेटा मैं आपको बताता हूं। आप देखिए ClF3 का स्ट्रक्चर और इसमें हाइब्रिडाइजेशन।
ClF3 की बात करेंगे। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया उनको भी मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर्स कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, क्लोरीन का कितना होता है 287 और फ्लोरीन का भी कितना 27। तो इनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 × 4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने 4 क्यों किया बेटा, देखिए क्लोरीन में भी हमारे पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में भी 7 है, ठीक है ना। तो 3 फ्लोरीन के एटम है, क्लोरीन का है, तो ईच में 7 है, तो मैं 7 4 जा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 28। अब आप Q1 निकालेंगे, Q1 को लिए क्या करोगे 28 को डिवाइड करोगे 8 से, 8 3 या 24 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 4। कितना रिमाइंडर बच गया 4। अब Q2 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे तो क्या हो गया 4 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ही आ गया 2, ठीक है। तो ये Q1 प्लस Q2 कितना हो बेटा, Q1 प्लस Q2 कितना हो बेटा, Q1 2 है, सॉरी Q1 अपने पास 3 है और Q2 2 है 5। अब बेटे जो बच्चे स्टार्टिंग से आ रहे हैं 5, अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 5 बॉन्ड है तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है पहले वो मैं बताऊं। पंखे की स्ट्रक्चर आपने देखी है, आप अपने पंखे की तरफ देखिएगा 3 पकड़ियां लगी हुई है इस तरह से 120 डिग्री पर, ऊपर एक्सेल है, एक नीचे एक्सेल और लगा दो ना तो वो स्ट्रक्चर होती है। पहले इसकी स्ट्रक्चर मैं AB5 की बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज ही ज्वाइन की है, 3 स्टूडेंट्स आज इस क्लास में नहीं हुए। तो ये देखिए बी, एक ऊपर बी और एक नीचे, ये हो गया ना, ये पंखे का ऊपर है, ये 3 पंखे घूम रहे हैं। इन बॉन्ड्स को तो बोलते हैं बेटा एक्सियल बॉन्ड, और ये जो 3 बॉन्ड है ना इनको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है जो पंखे की पत्तियां है इनको इक्वाटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। अब मेन मुद्दा ये, जब लोन पेयर आते हैं ना 5 वाली स्ट्रक्चर में तो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स पे आएंगे। तो पहले तो ये 5 आ गए, इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3d, 5 का मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, अब ये 2 लोन पेयर आने हैं, जो 5 वाली स्ट्रक्चर है ना उसमें अगर लोन पेयर आते हैं तो किस पे आएंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे आएंगे। तो देखिए जरा बीच में Cl है, एक F इधर एक F इधर, एक्सियल वाले बना दीजिएगा, एक ये 2 जो एक्सियल बॉन्ड है इनके ऊपर आगे लोन पेयर, यही BSc PR पूरी में आपने किया। अब देख लीजिएगा वहां कितना है 5 आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और ये देखिएगा, ये मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर बताई, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टी शेप बोलते हैं। तो इसमें भी गिन लो 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर मुझे वैसे स्ट्रक्चर बनानी है, करेक्ट ना बने, तो क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा 7, तो 3 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए और 2 क्या बन गया, लोन पेयर बन गया। बस मैंने स्ट्रक्चर ही एडजस्ट की है। ये भी देख लीजिएगा 2 और 3 5, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये सॉरी फ्लोरीन है बेटे, दीज आर फ्लोरीन्स, ये हमारे पास फ्लोरीन्स हैं। तो बात क्या होगी, वही आ गई, ये मैंने रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये मैंने एग्जैक्ट ज्योमेट्री ड्रॉ की है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी इसकी, sp3 होगी। अब एक चीज और आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब XeF2 का आपसे पूछ लिया जाए हाइब्रिडाइजेशन, XeF2। अब ये यही खत्म नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक, मैं इसमें से कुछ चीजें और बताऊंगा। XeF2, हाँ जी बोलिए जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ज़ेनॉन देखिए जरा, ज़ेनॉन नोबल गैस है, और नोबल गैसेस के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। ये हो गया 8। 2 फ्लोरीन एटम है, ईच में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 + 14 कितना हो गया 22। अब 22 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, Q1 तो हो गया 2 आपके पास, रिमाइंडर कितना होगा बेटा 6। अब रिमाइंडर को Q2 निकालने के लिए क्या करोगे, 6/2 करोगे, 6/2 करोगे तो 3 आ गया। तो अब देखिए जरा, Q1 + Q2 = 2 + 3 = 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है ना। अब आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो
तो सीधी सी ध्यान है, ये ध्यान दीजिएगा, वेल XC के आप क्या करोगे, पहले ये लगा दीजिए। अब आप 2 फ्लोरीन बढ़ा दो ऐसे, लोन पेयर कितने बचे, 3। अभी मैंने क्या बताया था, बॉन्ड कितने होंगे, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। अब ये 5 बॉन्ड पेयर वाली स्ट्रक्चर, 5 बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है, AB5 वाली। मैंने AB5 कैसे बताया था, ऐसे बताया था ना आपको। देखिए जरा, ये 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड है और ये 2 एक्सियल बॉन्ड है, B यहाँ एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये इक्वाटोरियल, ये एक्सियल। मैंने क्या बताया था, 5 एटम वाली स्ट्रक्चर में अगर लोन पेयर आएगा तो किस पोजीशन पे आएगा, इक्वाटोरियल पे आएगा। तो 3 लोन पेयर आपने निकाल लिए, लेकिन 5, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, XC बीच में, एक F ऊपर, एक F नीचे। और ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है आपको VSEPR थ्योरी से भी मैंने बताया था, दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेते चाहे। तो इस तरह से ये जो एडवांस फार्मूलाज इनसे करते हैं, लेकिन हमेशा ये फार्मूला अप्लाई होते हैं, ये नहीं होता। ये कहाँ अप्लाई नहीं होते, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अप्लाई नहीं होते। जो बच्चे +1 के कंपटीशन में बैठे हैं, कोऑर्डिनेशन जब आपका होगा तब ये क्लियर होगा, ठीक है, +2 में जाके क्लियर होगा। लेकिन अब ऑर्गेनिक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो 2 फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, 2 मिनट के लिए बताऊंगा। ऑर्गेनिक में उनकी पूरी डिटेल बताऊंगा ताकि हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छे से निकाल पाए। अब हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ जी, ये जो गिनती वाला फार्मूला है ये कहाँ फेल होता है, एक तो अल्केन अल्कीन एल्काइंस में। अब आपको ध्यान देना है अल्केन्स में, ऑल अल्केन्स, जितने भी अल्केन्स हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 है, सारे कार्बन। एल्कीन्स में sp2 नहीं होती सब में। कैसे देखिएगा, अब ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इथीन आ गया। इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा, 2 तो हाइड्रोजन भैया हर एक कार्बन के साथ है, एक कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, H और H। अब जिन लोगों ने +1 इधर उधर से पढ़ा है उनको लगता है जहां डबल बॉन्ड आएगा ना, वहां हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें तो यही आएगा। सिग्मा बॉन्ड गिनने भैया, ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 1 2 3, तो इसके पास 3 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसमें वो नंबरिंग वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें भी 1 2 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। इस कार्बन में देखिए जरा कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, इसकी क्या होगी, sp2। इस कार्बन के पास भी 3 है, इसकी भी sp2 ही, और इसकी कितनी होगी, sp3। अब एक चीज और आप देखिएगा, ये फार्मूलाज आप देख ही रहे हो, लेकिन अगर ऐसी स्ट्रक्चर्स हो, डाइन्स हो, डाइन्स मतलब 2 डबल बॉन्ड है लगातार। अब ये स्ट्रक्चर देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH और CH3। अब इन कार्बन्स में देखिएगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बड़े ध्यान से देखनी है आपने। ये देखिएगा कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड है। मतलब इसको अगर मैं खोल के स्ट्रक्चर को लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। ये बच्चों वाले काम थोड़ी देर में छोड़ देना, 1 2 3 और 4, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये देखिए जरा, H ऐसे लिखूं और ये क्या है, डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, पता चल गया ना, सॉरी 1 2 और 1 2 और 3। इनमें से 1 क्यों गिनूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनने, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। लेकिन ये देखिए यहां गड़बड़ होती है, ये चीज आपने सोची है। इस कार्बन के पास देखो, एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक इधर, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। लेकिन आपको आपके टीचर्स ने ये बताया है कि कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आता है तभी हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन अगर लगातार डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो भी बीच वाले कार्बन्स में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, मैंने ये बॉन्ड बना दिया, इसकी 1 2 3, इसकी sp2 और इसकी क्या है, sp3। ये देखिएगा जरा, 3 कार्बन ऐसे थे जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व थे, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन और इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक तो ये आपने ध्यान रखना है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होता है, मान लीजिएगा C ट्रिपल बॉन्ड H और CH। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp हाइब्रिड है और ये भी sp हाइब्रिड है। इन चीजों को अल्केन्स जितने भी है, अल्केन्स की बात की है मैंने। अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं, टैंक में पड़े हैं। Those hydrocarbons which contain only carbon-carbon single bond throughout their structure are called saturated hydrocarbon। और अल्केन सैचुरेटेड होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। लेकिन एल्कीन में और एल्काइन में आपको इसमें टोटल नहीं मारोगे जैसे हम मारते। अब मैं आपको प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट बताऊंगा, उसके बाद आपका नहीं करना है। कहाँ फेल होता है ये थ्योरी में बताता हूँ आपको, उसमें भी 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूलाज कहाँ फेल होते हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात करूंगा। अब ये देखिए, बेंजीन के ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है, लोन पेयर। बच्चे तो क्या, टीचर्स भी गलती करते हैं इसमें। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के 99% टीचर्स को ये बात क्लियर नहीं है, मैं बता सकता। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। मैंने रुला दिया था एक बार एक टीचर को। तो हमें क्या लगता है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और 4 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, बट एक्चुअली इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अभी मैं आपको रीजन समझाऊंगा, उसके बाद अभी तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद जब हम ऑर्गेनिक करेंगे तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। देखिए बेटा, आपने ये देखना है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर हो। क्या बोला मैंने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, यानी 1 और 2। कार्बन डबल बॉन्ड ये लास्ट आ गया, 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरे के ऊपर लोन पेयर, यानी डबल बॉन्ड के साथ कोई डायरेक्ट ऐसा एटम अटैच है या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है जिसके ऊपर लोन पेयर प्लस आर इफेक्ट शो करता है। क्या शो करेगा, प्लस आर, या इसको प्लस एन भी बोलते हैं। इसका जब कंप्लीट डिटेल आएगी ना मैं कराऊंगा। अब एक और देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। बताइए जरा, ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जरा, करेगा कि नहीं करेगा, अजय बोलो जरा। करेगा। क्यों करेगा, इसके साथ है, ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए जरा, अगर मेरे पास ऐसे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OH, अब ये करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा या नहीं करेगा, बताइए जरा। नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका कारण मैं बता दूं। ये जो लोन पेयर है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी जुड़े हुए, सिंगल बॉन्डेड के साथ। अब प्लस आर इफेक्ट है क्या, थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आप बड़ी डिटेल में करेंगे इसको, बहुत डिटेल में करेंगे जब ऑर्गेनिक करेंगे हम लोग। अब प्लस आर इफेक्ट है क्या, प्लस आर इफेक्ट मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला। ये मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। CH3, इस CH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर ये आ जाएगा और कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें ये पता चला कि ये कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर था। क्या था, डबल बॉन्ड करैक्टर था। बात समझ आई कि नहीं आई, इनके बीच में क्या था, डबल बॉन्ड करैक्टर था। तो अब देखिए जरा, इस क्लोरीन में देखिए जरा, 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे ना नॉर्मल प्लस आर इफेक्ट को, तो आपको 3 और 1 4 दिखाई देगा इसकी sp। सिमिलरली यहाँ क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही तो है। बेंजीन में क्या होता है, देखिए जरा, बेंजीन की ये स्ट्रक्चर होती है, किकुल ने ये स्ट्रक्चर कराई थी। जब मैं आपको ऑर्गेनिक कराऊंगा तब सारी बता। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसमें हर एक जगह H था। कार्बन बॉन्ड तो कितने बनाता है, 4 ही बनाएगा ना। अब मैं ये स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। अब ये OH था तो क्या हो गया, यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह OH। बात समझ आई कि नहीं आई। अब ये जो ये बॉन्ड पेयर के साथ है तो ये क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। इसमें देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी,
ये देखिए जरा, एक लोन पेयर पाई बॉन्डिंग में आता है, ठीक है, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऐसे। ये स्ट्रक्चर्स मैं कराऊंगा। अब आपने सिर्फ ये वाला देखना है। तो भैया देखिए 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड ये, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ये आपने ध्यान रखना। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां तक जो IIT मेन की बात आ गई, अब एडवांस का क्वेश्चन है। पूनम ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, हो सकता है ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनको ना समझ आए, लेकिन आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व कर दिया। अब बच्चों इसका पता चल गया आपको, एक लोन पेयर मतलब डबल बॉन्ड वाले के साथ देख लेना, जो लोन पेयर है घटा देना, बाकी जोड़ देना। बात समझ आ गई? एक लोन पेयर पाई बॉन्डिंग में चला। अब मैं जो IIT एडवांस की जो बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको IIT एडवांस में आ सकता है, कल को कोई बच्चा IIT जैम में जाएगा वहां आ सकता है, नेट के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, गेट के कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, अगर बेंजीन 2 रिंग बने हुए हैं और ये मैं O कर दूं, यहां भी इसमें बेंजीन, बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है, बेंजीन को मैं ऐसे घोड़ा भी बना के ड्रॉ कर सकता हूं, मैं सारा बताऊंगा इसके ऊपर 2 लोन। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि एक बेंजीन रिंग एक लोन पेयर इधर हिस्सा ले लेगा, एक इधर हिस्सा ले लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। रेजोनेंस के अंदर जब पार्टिसिपेट होगा, अगर ऐसा मौका मिलता है तो दोनों लोन पेयर नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंगल लोन पेयर रहेगा। उसका कारण जब मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसका रीजन पाई बॉन्ड के लिए है ना, एक ही प्लेन में होना चाहिए। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। अभी ये मैं बता दूंगा एक ही प्लेन में कैसे। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा, एक बार इधर लेगा एक बार इधर लेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, कभी sp मत कर देना। ये प्लेन वाला चक्कर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, अनहाइब्रिडाइज्ड देखिए पाई बॉन्ड जो बनता है ना, वो ये बनता है, मैंने इनको बताया था, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, तो एक ही प्लेन में होने चाहिए तो बनेगा। अब ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर देखिएगा जरा, मैं अब आपको ऑक्सीजन का बता रहा हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2px2 2py2, ये होता है ना, सॉरी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाए, एक एक्साइटेड स्टेट आ गई। बात समझ आ गई? अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन बना पड़ा है कार्बन के साथ, एक तो sp ये बॉन्ड बना लिया इसने, और यहाँ कार्बन के साथ sp, दोनों p है ना। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2px1 और 2py1। तो भैया सॉरी pp सिग्मा बॉन्ड बने इसमें, कौन से बने, pp सिग्मा बॉन्ड। pp सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया और pp इधर बन गया। बात समझ आई कि नहीं? अब ऑक्सीजन के पास क्या हुआ, ये जो 2 लोन पेयर पड़े, एक तो 2s वाला लोन पेयर पड़ा है और एक कौन सा पड़ा है, px वाला पड़ा है। बात समझ आ गई? लेकिन एक px ने एक py ने यहाँ पार्टिसिपेट कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा कि जो px है वो px के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। पता चल गया? कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये था हमारे पास ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 2s1 2pz। अब इस कार्बन ने क्या किया, ये जो कार्बन सॉरी कार्बन के पास s था, तो sp ऑर्बिटल इधर बनेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर बनेगा। तो ये इसका क्या हो गया, एक s चला गया और यहाँ सॉरी एक तो ss बनेगा इधर इसके साथ, एक sp बनेगा। अब लोन पेयर देखिए जरा, ये लोन पेयर pz जो होता है ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड में हिस्सा लेता है, यानी यहाँ p जो होगा वो pz होगा। अब ये पाई बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, ऑक्सीजन के ये पाई बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। अब एक तो px की स्ट्रक्चर ऐसे होगी और एक py की ऐसी। बात समझ आई? पता चल गया? अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली होगा तब बढ़ेगा, यानी जो इन कार्बन के जो है जिसका px होगा उसके साथ बनेगा, दूसरे का py होगा, दोनों ऑर्बिटल सेम होने चाहिए। ये पूरी थ्योरी मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगी। इतना ध्यान रखना है कि 2 लोन पेयर जो दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे
वो क्या है, एक ही प्लेन में होना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है दोनों लोन पेयर के लिए, बिकॉज दोनों लोन पेयर दोनों अलग अलग प्लेन्स में पड़े हैं, और अलग अलग प्लेन में जो बनेंगे पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेंगे, दे शुड हैव अ सिंगल प्लेन, उसी प्लेन में बनेंगे। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये एडवांस के लिए इतना क्या है, मेंस में कोई नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये बेंजीन रिंग में, इसको बोलते हैं बेंजाइन। अब आपको क्या लगता है कि ये जो कार्बन है दो, इस कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड है ये और एक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होनी चाहिए, बच्चा जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन कर देगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन बेंजाइन के अंदर ऑल्दो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, क्योंकि बेंजीन रिंग जो होता है ना, उसकी प्लेनरिटी होती है, एक ही प्लेन होता है, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन वाला है तो उसके अलग अलग प्लेन हो जाएंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp ना होकर के sp2 है, ठीक है ना। और sp2 क्यों है, उसका मेन रीजन जो है एरोमेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है टू मेंटेन एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर के अंदर +1 वाले बच्चों को बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि मैंने साथ के साथ IIT एडवांस का करवा दिया उनके लिए, टू मेंटेन एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए बेटा स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी ना तो वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एनर्जी देगी, एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन जाएगी, स्टेबल से अनस्टेबल बन जाएगी। इसलिए सारी बातें थ्योरी से नहीं करते, ये एरोमेटिसिटी को बना मेंटेन रखने के लिए या टू मेंटेन एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कार्बिन दो तरह की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, उनकी हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे बताएंगे, और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो YouTube पे आंसर देंगे इसका मुझे, मैं देखूंगा कितने बच्चे इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो YouTube का तो आज का इतना ही लेक्चर है, बाकी हम और करेंगे।